let it bang, bang. We have moved in the next lecture। और जो बचा हुआ था, जो पिछला लेक्चर में जो कुछ भी बातें करनी थी, उस लेक्चर में मैंने जो कुछ भी छोड़ दिया था उसको अब आगे बढ़ाते हुए we will discuss about next topic। जो सेकंड टर्म था जिसे डिस्कस नहीं किया था, जब ग्राफ है वो चेंजिंग करेगा, यानी कि वो सेकंड वाली बात है। नंबर 2 में एक इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आपसे एक बात बताऊं कि पिछला लेक्चर आपको देखा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर से संबंधित ही ये लेक्चर है, तभी हर एक चीज कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा अच्छे तरीके से। समझ गए? तो एनीवेज लिसन टू मी। अ स्पीड टाइम ग्राफ चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है वो अगर चेंज करता है यानी कि वेरी करता है, लेकिन कैसे करता है? तो एक यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब हमारा जो कुछ भी वैल्यूज है, ग्राफ है, वो कैसा दिखेगा या फिर कैसा होगा, उसी के बारे में बातें करूंगा। ठीक है ना? तो एनीवेज, तो सबसे पहले लिखते हैं ग्राफ को देखा जाए। ग्राफ, लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफ। ग्राफ जो हमारा हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज दैट ये हमारा O है, this is the graph, this will be your speed and this will be your time। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारा मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। समझ गए? चलिए इतना तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब हमारा जो वैल्यू है वो आखिरकार किस प्रकार से दिखेगा? कहने का क्या, ग्राफ क्या शो करेगा? तो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तो इसे लिखा जाए कि दिस विल शोस अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए लिखा जाए कि द ग्राफ, या फिर ऐसे लिखे कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली चेंजिंग या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा, इज ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारा मेन ग्राफ रहता है, ग्राफ बोल करके आप भारी मत समझिए, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज आपको दिख जाएगा, ग्राफ में हर एक चीज दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन भी इस लेक्चर में करूंगा। ये स्पीड और टाइम दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है? एक चीज और जानिए, लिखेंगे कि वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम, कहां से? तो अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। प्रश्न उठता है कैसे? यही ना पूछना चाहोगे? तो बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा P पॉइंट है और यहां से एक परपेंडिकुलर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको टच करेगा, इस कर्व को।
इस कर्व को टच करेगा ना, तो यहां पे टच किया, इसका नाम कोई दिक्कत नहीं, आगे तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है। टच किया, फिर यहां से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर रहे हैं, इसका नामिंग करना। सपोज दैट ये R है, ये हमारा R है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, नाम दे दिए। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन निकालना है ना इस ग्राफ से, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। सर एक बात बताइए, यहां पे स्पीड है लेकिन आपने वेलोसिटी लिखा है, जहां जहां भी स्पीड का इस्तेमाल किया है वहां वहां वेलोसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए यहां पे वेलोसिटी लिखें या फिर स्पीड लिखें, चाहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हैं वेलोसिटी को, समझ गया ना? हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या है? स्पीड में चेंज है ना, तो OR है चेंजिंग, क्योंकि ये जो खिल्ली है वो अगर स्पीड को दर्शा रहा है तो स्पीड में क्या परिवर्तन है या फिर वेलोसिटी, तो OR ही चेंज है, क्योंकि यहां से यहां जो गया है, और OR जो है वो किसके बराबर है? इस PQ के बराबर है। तो चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया, OR बराबर है PQ के, और हमारा चेंज इन टाइम, तो टाइम क्या है हमारा? OQ, क्योंकि यहां से यहां तक भी तो गया है ये ग्राफ। पिछले लेक्चर में बताया था ना कि ये जो इस प्रकार से जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि स्पीड को भी कवर अप करते हुए जा रहा है, और थोड़ा सा इधर भी जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस टाइम को भी कवर अप करते हुए जा रहा है। कौन करते हुए जा रहा है? एनीवेज, तब यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं, लगाओ लगाओ, तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं? यहां से मैं PQ बाई OQ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यही है, PQ है, और टाइम है चेंज इन टाइम, तो OQ है। तो यही आपका निकाल गया एक्सेलरेशन। आप क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन इज फिनिश्ड, आपका यही एक्सेलरेशन, समझ गया ना? अब एक बात बताओ, PQ बाई OQ क्या है? ये PQ बाई OQ क्या है? ये स्लोप है। देखेंगे सिंस PQ बाई OQ इज द स्लोप, SLOP या फिर SLOP, जो भी हो देख लीजिएगा, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, यही होगा। तो लिख सकते हैं सो स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ gives us acceleration, ये हमारा एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है ना? स्पीड टाइम ग्राफ लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो गया। जो स्लोप ऑफ हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो क्या दे सकता है, तो हमारा एक्सेलरेशन देगा। एक नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, जो कंपटीशन वगैरह इस समय पूछे जाते हैं अक्सर, समझ गए? चलिए ठीक है। जब आप इसे सीख लिए हैं, देखो सबसे पहले जैसे लिखा हूं बोर्ड पर वैसे ही आप भी कारनामा कीजिए, कलाकारी कीजिए और लिखिए इसे फटाफट से। यहां से लेकर के यहां तक लिखना
शुरू कीजिए, समझ गया ना? चलिए ठीक है, लिखे, लिखो। अब कितना हट जाए, एनीवेज, तो आपने लिखा अभी इसे। अब एक बात बताओ हमको जी, ये एक्सेलरेशन को निकाल रहे हो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड को भी निकाला जा सकता है। तो डिस्टेंस को क्या तय किया है, ये है ना? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, या फिर लेट्स हैव ए लुक। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ले कंप्लीट करो, फिर इसके नीचे से मैं लिखाना स्टार्ट करता हूं। समझ गया ना? स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ऑल्सो कैलकुलेट क्या हो जाएगा, यहां तक लिख लिए हो ना? अब इसके आगे का जो काम करना है वो कर रहा हूं, तो लिखेंगे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रैवल को भी निकाला जा सकता है। डिस्टेंस ट्रैवल को भी निकाला जा सकता है इसी ग्राफ के मदद से, समझ गए? चलो, अब डिस्टेंस ट्रैवल को आखिरकार निकाला कैसे जाएगा? जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ है गया स्ट्रेट लाइन, उस ग्राफ के अंदर वाला एरिया और इस टाइम एक्सिस, टाइम यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर वाला जो स्पेस है वो निकालेंगे तो वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। ना देखो ना, ये चल करके गया है यहां से यहां तक ले, टाइम में भी गया है और स्पीड में भी, तो इसके अंदर वाला जो एरिया रहेगा ना वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल देगा। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानो, अनजान हो इसीलिए चिंता कर रहे हो, लेकिन चिंता नहीं करना है। मैंने बोला ना कि यही एरिया देगा तो यही एरिया देगा। कहा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन के नीचे जो ना एरिया आ रहा है, हमारा स्लोप के नीचे यानी कि ग्राफ के नीचे का एरिया रहता है, वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल देता है। समझ गए? ऑल्सो कैलकुलेट, तो लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रैवल बराबर इस एरिया का बातें कर रहा हूं, ये दिस ये बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है OPQ, और OPQ ट्रायंगल तो बन ही रहा और एक रेक्टेंगल का भी निर्माण हुआ। यानी क्या लिख सकते हैं कि हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ, यही हो जाएगा। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चाहिए होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, तो ये है ओवर लेंथ है, ब्रेथ क्या लेंथ OQ है, ओवर ब्रेथ है, जो कहिए लिख दूंगा OQ इंटू OR। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया स्टूडेंट। दिस विल बी योर डिस्टेंस ट्रैवल। बात क्लियर होता है ना? क्लियर हो जानी चाहिए हर एक चीज। अब आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, लेकिन सबसे पहले कुछ कंक्लूजन्स है, उससे भी क्या किया जाए तो बतला दिया जाए, आपको सिखा दिया जाए। समझे? देखिए कुछ कंक्लूजन जो नोट में लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारी बातें लिख लिए हो ना, तो नोट में लिखेंगे कि इफ अगर हमारा जो ग्राफ रहेगा स्पीड टाइम का वो अपवर्ड रहेगा तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है।
लेकिन अगर हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है तो वो रिटार्डेशन को शो करेगा। समझ गया ना? तो वही बातें लिखा रहा हूं। इफ द ग्राफ ऑफ अ स्पीड, या फिर ऐसे लिखे, इफ अ स्पीड टाइम ग्राफ is upwards, then तब क्या होगा? Then it shows uniform acceleration। तो वो हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। एक छोटा सा ग्राफ बना दिया जाए, ये हमारा स्पीड वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ गए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। दूसरी बातें लिखा रहा हूं कि अगर इफ अ स्पीड टाइम ग्राफ is downwards, then it shows uniform retardation। जैसे में क्या रहेगा? ये रहेगा वेलोसिटी है और टाइम है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कुछ इस प्रकार से रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपका क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि नंबर में, कंपटीशन में जब आप फेस करेंगे तब, तो इससे लिखा जाए, समझे ना? जो मैं एक्सप्लेनेशन किया उससे मैंने लिखा दिया। अब जो ये आपका टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ का, जो जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा था तब क्या होगा, वो आपका पूर्णतः अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। एक और स्पेशल केस है कि जब हमारा जो वैल्यूज है, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना है, लेकिन सपोज दैट अगर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है उसमें कुछ वेलोसिटी है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी कुछ वेलोसिटी है, कुछ अमाउंट है, तब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल को किस प्रकार से निकालेंगे वो भी जान लेते हैं, जो इसी टॉपिक के अंतर्गत ही आता है। उससे पहले ये सारी बातें यहां तक नोट कीजिए, मैं इसे इरेज करके लिखवाता हूं। समझा? नाउ वी विल डिस्कस। अब हम लोग वैसा एक स्पेशल केस को देख रहे हैं जिसको में जो इनिशियल स्पीड होता है किसी भी बॉडी का वो जीरो नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। समझ गया ना? तो सबसे पहले तो फिगर को ड्रा किया जाए। फिगर देखने से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिगर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहां से ऐसे गए, ठीक है? ये सपोज दैट ये हमारा ओ है, इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, जस्ट लाइक दिस। मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट सी है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, और फिर एक और परपेंडिकुलर हमने खींच डाला। तो इसकी क्या जरूरत है? इसको रहने देते हैं, ठीक है ना? यहां पे सपोज दैट ये सी है, ये बी पॉइंट है और ये ए मान लीजिए, और ये ओ है, ये टाइम है और ये स्पीड को डिनोट कर रहा है, स्पीड को, ये स्पीड को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी? अब ऐसा केस में हमारा जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो कैसे निकालेंगे? तो लिख डालो कुछ इस प्रकार से, लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
of the body can be calculated from a speed time graph when the body has initial speed। जब उस बॉडी के पास अपना एक इनिशियल स्पीड है तो क्या हुआ, फिर भी उस डिस्टेंस ट्रैवल को कैलकुलेट किया जा सकता है। समझे? अब देखिए ये स्लोप क्या है, ये ग्राफ क्या है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर एक बात बताइए, एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये स्पीड कहां से आ गया? स्पीड लिखो, वेलोसिटी लिखो, ग्राफ में जितना भी पिछले लेक्चर में बताया था इस लेक्चर में भी वो बात इक्वल ही होगा। समझ गया ना? चलो अच्छी बात। जो एरिया क्या बताया थे पिछला केस में कि जो हमारा ये निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल को, तो जो हमारा इस ग्राफ हमारा स्ट्रेट गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जरा सा आपको देखने में टेढ़ा ऐसा लग रहा है, यहाँ से दबाओ यहाँ से उठाओ, लेकिन ये स्ट्रेट है, ठीक है ना? तो क्या होगा ये कि जो हमारा इस ग्राफ के अंदर में जो एरिया आता है वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कहलाता है। एक बात बता, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, पैरेलल है। एक ट्रेपीजियम ये बन रहा है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल दोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा। अभी जूनियर क्लास में हो तो शायद कंफ्यूजन रहे कि एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकल जाता है, तो उतना अगर नहीं सोच पा रहे तो इतना सोचिए कि इसका एरिया निकालूंगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड। समझा? एक ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का क्या खासियत होता है, उसका दो साइड पैरेलल हो जाए और अदर दो साइड नॉन पैरेलल हो। ये दोनों जिंदगी में कहीं पैरेलल होगा जी ना, ये पैरेलल हो जाए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे क्लियरली OABC इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है ना? ट्रेपीजियम हो गया। कोई पूछा क्यों, तो लिख दो भाई, बिकॉज OC पैरेलल AB and OA is not पैरेलल। लिखना कोई जरूर नहीं, बस इतना पैरेलल हो गया तो ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है ना? तो ट्रेपीजियम हो गया, इतना कारण काफी है। लिखेंगे इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, OABC निकालिए। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आप बड़े आसानी से, बहुत आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल को निकाल सकते हैं। बात समझ में आए? तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, यही होता है। तो एक बात बताओ हमको जी कि ये हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है, तो OC प्लस AB लिखेंगे, OC प्लस AB। हाइट क्या है, तो OA। ऐसे लिख सकते हैं इसको, OC प्लस AB इंटू OA, बाई में 2 हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकालेगा। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको ग्राफ दे देगा, कुछ वैल्यू दे देगा, यहां से यहां का टाइम दे देगा, स्पीड दे देगा, कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, तो फार्मूला डायरेक्ट पता है, OC यहां पे AB होगा, AB, ठीक है ना? तो पता चल जाए ये ट्रेपीजियम कैसे हुआ,
अरे इस फिगर को ऐसे करके देखो ना जी, देखो इस फिगर को ऐसे कर देते हैं, और इस फिगर को निकाल दूं बाहर, तो ये फिगर जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ना हो जाएगा। अब देखो तो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। देखो तो यही फिगर है ये, क्या इस फिगर को रोटेट कर दिए, कुछ इस प्रकार से घुमा दिया, इस प्रकार से घुमा दिया, इस फिगर को ऐसे है, इस फिगर को ऐसे कर दिए, ऐसे। तो ऐसे है ना फिगर सूता हुआ जी, इसको ऐसे कर दिया, खड़ा दिया ऐसे से ऐसे, तो यही हो जाएगा ना, दो पैरेलल साइड ये है और अदर नॉन पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम कहलाता है। अगर नहीं जानते हो तो अभी से भी जान लो, लेकिन चाहना नहीं, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात। तो ये आपका निकल गया डिस्टेंस ट्रैवल। और एक ग्राफ से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं लेना, बस थोड़ा सा ही है कि अगर हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करता है तब क्या होगा। लेकिन उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट किया जाए। चलिए राइट डाउन दिस प्लीज, हैव यू गॉट इट? वी विल नाउ डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ये आपका थर्ड टॉपिक है, जब स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करता है तब आपका ग्राफ क्या होगा और डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे पता लगाते हैं, समझ गए? तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। तो जो ग्राफ हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सपोज दैट ये हमारा स्पीड है और ये टाइम, ये ओलिया है। जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से कर्व होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ गए? यही होता है, यही होता है। सर ये तो बता दिए, कैसे पता लगाते हैं? तो जो हमारा एरिया है इस स्पीड टाइम कर्व और इस टाइम एक्सिस के बीच में, ये एरिया, वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे द स्पीड टाइम, लिखेंगे द एरिया बिटवीन स्पीड टाइम कर्व and the time, that is x axis, gives us distance traveled by a body। ओके, बंद करो। तो जो हमारा एरिया होगा इस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी एंड इस कर्व के बीच में, वही हमारा क्या देगा? तो बंद करो। तो जो वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल देता है, समझ गया ना? जी हाँ। और जानिए कि जो हमारा ये द ग्राफ ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, और इतना ही नहीं, कर्व लाइन और कॉल्ड पाराबोला। पाराबोला के बारे में 11th में पढ़ना, आपको बताता है कि तो ये जो हमारा कर्व लाइन है ना, वही उसे ही पाराबोला बोलते हैं। तो
तो जो हमारा स्पीड टाइम जो है वो अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ उसका, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी का मूवमेंट होता है उसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन होगा, यानी कि सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा, जिसे हम लोग पैराबोला कहते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में। समझ में आता है? बस इतना ही जानना था इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। आपको हर एक चीज ग्राफ से रिलेटेड मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, उससे ज्यादा ही आपको बता दिया है। समझ गए ना? चलो इसे लिखो, फौरन लिखो, लिखिए, नोट डाउन दिस। नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चंस टू कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को करने के बाद जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफिकल से रिलेटेड है, वो क्लियर हो जाएगा। समझ गया ना? तो लेट अस सी। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, और कॉपी पर हो सके तो पहले लिख डालो। तो जब ये क्वेश्चंस आपने देखा तो आपका माइंड में लगता है कि सर बनेगा कैसे, और है बहुत आसान। कैसे? देखो, ये फिगर को देखता हो, घबराना नहीं है, बहुत आसान है जी, ट्रस्ट मी, लिसन टू मी। देखिए, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन हियर एंड सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो स्पीड और टाइम ग्राफ दिया हुआ है इसको एक बार देख लो। देख लिया, और देखने के बाद नीचे कुछ ए से लेकर के एफ तक ABCDEF क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको कंप्लीट कीजिए आंसर के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व करें। सॉल्यूशन में लिख डालूंगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड है बाय OA। कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। यहां से मोशन करते हुए यहां जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना? OA यहां पे आज फिर जो है वो कुछ इस प्रकार से मोशन किया, फिर यहां से यहां तक चला, ठीक है? स्पीड टाइम ग्राफ है। तो जो OA है हमारा, OA, ये O और दिस इज A। तो OA के द्वारा कौन सा मोशन को दर्शाया जा रहा है, कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो खुद ही बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ है, ये जो है वो इस प्रकार से जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी। लिख देंगे, पहला का आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो गया आपका आंसर। योर फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड। कौन सा मोशन दर्शा रहा है, बस मैं लिखना, तो यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा कौन, तो ये OA। जस्ट लुक इनटू माय आईज एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बी का सॉल्यूशन हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB के द्वारा कौन सा मोशन को दर्शाया जाता है। इस साइड वाला भूल जाइए और ये भी भूल जाइए, तो बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ ये। एक बात बताओ जी, यहां से यहां कहीं स्पीड चेंज हो रहा है, कहना क्या चाहते हैं? यहां से तो यहां गया, स्पीड पकड़ा 6 मीटर पर सेकंड का, स्पीड दे रहा है मीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया हुआ सेकंड में। इसका मतलब सेकंड हुआ, डिस्टेंस ना समझना, स्पीड ना समझना, समझ गया ना? तो देखिए, ये 6 मीटर का स्पीड पकड़ता है, फिर एकदम स्मूथली भागने लगता है 6 मीटर का स्पीड से, यानी कि यहां से किसी प्रकार का स्पीड में बदलाव नहीं आया, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है। समझ गया ना? तो लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, या फिर कांस्टेंट मोशन। इट मीन्स कांस्टेंट मोशन स्पीड कहिए या फिर वेलोसिटी कहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट। देखिए, सी, व्हाट टाइप मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो BC के द्वारा कौन सा मोशन को चित्रित किया जाता है? अगर ग्राफ से रिलेटेड पिछले लेक्चर और ये लेक्चर अच्छे से किए होंगे तो आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो ध्यान से सुनिए। BC के द्वारा कौन से, एक बात बताओ, यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड से गया,
फिर यहां से नीचे आ रहा है, यानी कि स्पीड घटते आ रहा है, देखो ना, घट रहा है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, ये 0 मीटर पर सेकंड इसी तरफ आएंगे। यानी कि एक्सेलरेशन हमारा घट रहा है। कैसे? तो नीचे जा रहा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे आ रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो लिखेंगे सी में आंसर में कैसा मोशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है, या फिर और रिटार्डेशन, या फिर यूं कहिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को चित्रित करता है, यानी कि दर्शाता है, समझे समझे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर डी, अब फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन है उसको निकाला जाए। तो ये तीनों ए बी सी आंसर लिखा है, उसे कंप्लीट करो, फिर मैं इरेज कर करके डी में प्रस्थान करूंगा। समझ गया? चलो लिखो इसे। चलिए, हो गया होगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो किसका एक्सेलरेशन निकालेगा? तो इसका निकालेगा, स्लोप ऑफ ओए निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन ऑफ डी में लिखेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ ओए। ओए का स्लोप निकालिए तो क्या हो जाएगा? ओए का स्लोप, तो एडी बाई ओ डी, एडी बाई ओ डी, क्योंकि फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? यहां से यहीं तक चेंज हुआ ना, और टाइम क्या है? तो यहां से यहां तक हुआ। तो यहां से यहां तक कितना दिया हुआ? तो 6 मीटर पर सेकंड। लिखेंगे बराबर में 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है? यहां से यहां तक 4 है, यानी कि 4 सेकंड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 सेकंड। ये कितना हो जाएगा जी? ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका आंसर है, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ऊपर जाकर के स्क्वायर सेकंड स्क्वायर चल जाएगा ना। तो यही आपका हो गया, आपका आंसर हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी भी कंप्लीट होता है। इसे डी लिखेगा जी, डी लिखो। फिर मैं ई की ओर, ई में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन निकाल के आ रहा है ना, तो देखिए, रिटार्डेशन निकालने के लिए इसे लिखा है ना डी सॉल्यूशन में। अब देखिए, रिटार्डेशन ई फाइंड आउट करने के लिए लिखे हैं, सिंस रिटार्डेशन बराबर स्लोप ऑफ। रिटार्डेशन सबसे पहले कौन सा हुआ? ये रिटार्डेशन है ना, तो स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप। तो बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि बीई बाई ईसी। तो बीई हमारा क्या है? यहां से यहां तक कितना दिया हुआ? तो 6 मीटर दिया हुआ, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। और ईसी क्या दिया हुआ? ईसी। एक बात बताओ, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड और यहाँ पे 16 सेकंड, लेकिन जो टाइम ले रहा है वो इसके ई और सी के बीच में ले रहा हूं। तो 10 सेकंड और ये 16 सेकंड के बीच में कितना सेकंड का गैपिंग है? तो 10 और 16, यानी कि 6 सेकंड का गैपिंग है, तो 6 ही लूंगा मैं, 6 सेकंड हो जाएगा। 6 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन निकल गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट जी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आंसर, योर रिटार्डेशन इज कंप्लीटेड। सॉल्यूशन यहां पे हो जाएगा इसका, तो ई का सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसे नोट डाउन करो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा एफ, उसे भी कंप्लीट ही कर लिया जाए। समझ गया ना?
चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई को भी कंप्लीट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ को कंप्लीट करते हैं। ई तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में जो बॉडी हमारा जा रहा है उसका डिस्टेंस ट्रेवल को पता लगा। बार बार ऐसे घूमते सर का और ऐसे भी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घुमा तो दिक्कत होगा ना आपको देखने में। एनीवेज ए से बी के बीच में है तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने के लिए निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि जो स्लोप है हमारा उसके अंदर का जो एरिया होता है वही हमारा देता है क्या? डिस्टेंस ट्रैवल। यानी कि एरिया अंडर द कर्व, स्पीड टर्न कर्व और टर्न के बीच का जो एरिया है वही हमारा डिस्टेंस देगा, यानी कि ये वाला एरिया। दिस एरिया विल गिव्स अस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए से बी। ए से बी कहा रहा है इसीलिए यही लूंगा, इधर से कोई लेना नहीं है क्योंकि ए से बी कितना गया वही लेना है ना। तो देखिए लिखूंगा, लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी बराबर क्या हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है डी और ब्रेथ है ए डी। तो क्या हो जाएगा बोलो? लिख सकते हैं कोई भी आगे पीछे एडी गुना डी लिख दो तो क्या हो जाएगा? एडी का वैल्यू क्या है? एडी का वैल्यू यहां से यहां 6 दे रहे हैं तो 6 लंबाई के रूप में लेंगे तो यहां से यहां का लेंथ 6 ही ना हो जाएगा और यहां से यहां का लेंथ। तो एक बात बताओ, ये 4 है और ये 10 है तो ये 4 और 10 के बीच में कितना का गैपिंग है? 6। तो 6 लिख देंगे। क्यों लिख दीजिएगा? अरे ऐसा मैं इसे लिखूंगा क्योंकि देखो ना ये जो 6 है वो 6 से क्या है? वो यहां डी से ई ले रहा हूं ना लेंथ, तो यहां 4 है यहां 10 है तो इन दोनों का गैपिंग 6 ही ना हो जाएगा। तो 6 हो गया तो 6 का 36 मीटर आंसर हो गया। सर बहुत बड़ा समस्या आ गया क्या? अरे सब कुछ तो बता दी लेकिन यहाँ पे मीटर कहां से जोड़ दिया? ये मीटर का क्या चक्कर? नहीं पता चला ना? तुमको क्या पता चलेगा जी? लिसन टू मी, हर एक चीज बताना पड़ता है डिटेल में, कहते हो टाइम लगता है। देखिए तो 6 मीटर पर सेकंड है वो गुना यहां से यहां ले यानी कि 6 सेकंड लिख सकते हैं। नहीं तो 6 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं और पर सेकंड है तो नीचे बाटा में सेकंड आ जाएगा और 6 सेकंड ही रह जाएगा। यानी कि बाटा में तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो 6 गुना 6 तो 6 का 36 मीटर नहीं बच जाएगा ना? तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया जी। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर और ये लेक्चर ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी लड़के को ग्राफ में डर लगता है तो 2 लेक्चर अटेंड कीजिए, दिस लेक्चर 11 एंड लेक्चर 10 जो भी दिया हूं इसमें देख रहा हूं, इसके पिछले लेक्चर को भी अटेंड कर लो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ग्राफ से रिलेटेड। तो बस आज के लिए जितना भी बताया उसे नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही बताया था। बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में। तब तक के लिए बस मुस्कुराते ही रहिए और सांसें लेते रहिए, है ना जी? एनीवेज निकालता हूं।